ठीक है, चलिए ठीक है। और दूसरा टास्क किसको किसको प्रीएम्बल याद हो गया है? याद हो गया है? किसको किसको नहीं याद हुआ है ये बताइए। किसने किसने याद करने का प्रयास ही नहीं किया? भाई 3 कैटेगरी है ना, याद है नहीं याद है, किसने प्रयास ही नहीं किया कि मतलब कौन याद करे। चलिए प्रयास किए तो अच्छी बात है, पर भरोसा करिए आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। और याद होने के बहुत काम आएगा, आपको हर जगह काम आएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग कृपा करके उसको याद कर लीजिएगा। जिसने नहीं याद किया है वो भी याद कर लेगा, ठीक है। बहुत काम आने वाला है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हम आज प्रीएम्बल शुरू करेंगे। एक संक्षिप्त हम लोगों ने कल चर्चा कर ली थी, इसका परिचय वगैरह, प्रस्तावना क्या होती है, किसे कहते हैं, ये सब चर्चा हम लोगों ने कल कर ली थी, ठीक है। ये सब भी देख लिया था कि संविधान सभा में कब उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ था, किसने पेश किया था, ठीक है। कब वो सबसे पहले पेश हुआ था, किसने तैयार किया था, ये सब बातें हमने कल डिस्कस की थी। आज हम सीधे सीधे प्रस्तावना पे आएंगे, ठीक है। तो प्रस्तावना जिनको याद है या जिन्होंने पढ़ा तो सबने होगा कम से कम, याद भले न हो। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में 4 चीज़ें हैं। मतलब भारत के संविधान की प्रस्तावना हमको 4 बातें बताती है, ठीक है। कौन कौन सी 4 बातें बताती है? सोर्स ऑफ पावर, शक्ति का स्रोत, ठीक है। यानी हमारे संविधान की सारी शक्ति का स्रोत कौन है, ठीक है। कौन है? जनता है। सही में बताइए। चलिए ये बताइए, सरकार पावरफुल है कि संविधान पावरफुल है कि व्यक्ति पावरफुल है कि संसद पावरफुल है? जनता पावरफुल होती तो इतना बड़ा आंदोलन क्यों होता अभी? जनता तो संविधान को पावर देता है। तो संविधान सभा ने बनाया, जनता तो जानती है। जब प्रस्तावना आपको नहीं याद है तो आप पावर कैसे दे रहे हैं? संविधान जनता को आखिर में अभी किसान आंदोलन चल रहा है, तो किसान आंदोलित हैं, उनकी मांग क्या है कि भाई जो एक्ट पास किए गए उनको वापस करिए, ठीक है। पर सरकार नहीं कर रही है, तो पावरफुल कौन है? जनता की सरकार। बताइए, तब तो वापस हो जाना चाहिए था। वो तो अभी भी जनता द्वारा चुने गए हैं। कहाँ जनता आपकी सरकार आपकी सुन रही है? चलिए ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको डिस्कशन कराने के लिए अलग बात है, ठीक है। आफ्टर ऑल आप देखेंगे कि सोर्स ऑफ पावर कौन है? जनता ही है, ठीक है। ये तर्क आपको दिए जा सकते हैं, आपसे डिस्कशन में, आपसे इंटरव्यू में, आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि भाई सरकार कानून बनाती है या संसद कानून बनाती है, वो कानून के तहत आप गवर्न होते हैं, ठीक है। तो पावरफुल तो संसद हो गई, जनता कैसे पावरफुल हो गई? है आपसे पूछने आती है क्या संसद की ये कानून बनाना है कि नहीं बनाना है? चुन के आपने भेज दिया, ठीक है, पर संसद आपसे पूछने आती है क्या? नहीं आती है। नहीं तो पावरफुल कौन है? जैसे कोई भी कानून बनता है तो संविधान के हिसाब से ही कानून बनता है, तो फिर वहाँ पे संविधान ना पावरफुल हो जाए। तो संविधान पावरफुल हो गया, तो संविधान बड़ा है कि जनता? संविधान ऊंचा है, जनता नीचे है। पर हम कह रहे हैं कि संविधान को पावर जनता दे रही है, तो बड़ा कंफ्यूजन है कि पावरफुल कौन है, माने जनता ऊपर है कि संविधान ऊपर है? कैसे बताइए, हम तो कह रहे हैं ना, हम तो आपको बता रहे हैं कि कोई कानून बनाती है संसद, आप पे थोप दिया जाता है, आपसे पूछा भी नहीं जाता है कि आप पक्ष में है कि विपक्ष में है। सर, हम उनको चुन के नहीं भेजते तो वो फिर
तो पावरफुल तो नेता हो गए ना। चलिए ठीक है, अभी इसको, इस प्रश्न को अभी यहीं रखिए, इसको अब आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकेंड चीज जो प्रस्तावना हमको बताती है वो है नेचर ऑफ स्टेट। हमारे राज्य की प्रकृति क्या है। राज्य मतलब यहाँ यूपी बिहार नहीं, राज्य का मतलब हम देश अपने भारत की बात करेंगे, ठीक है ना। स्टेट मतलब भारत की बात करेंगे। तो प्रस्तावना हमको दूसरी चीज बताती है हमारे राज्य की प्रकृति कैसी है, हमारा राज्य किस प्रकार का राज्य है, ठीक है। तीसरी चीज गोल, हमारा संविधान जो बनाया गया है उसका गोल क्या है, उद्देश्य क्या है, हम क्या चीज प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। एंड लास्ट डेट ऑफ एडॉप्शन, किस तिथि को संविधान पारित किया गया, ये तिथि हमें मिलती है, ठीक है। तो ये चार चीजें हमें अपनी प्रस्तावना से मिलती है, ठीक है। चलिए सोर्स ऑफ पावर में अब इस चार चीजों में हम अपने प्रस्तावना को बांट देंगे। सोर्स ऑफ पावर में क्या है, हम ठीक है। और लास्ट वर्ड क्या है, आज इस संविधान सभा में तिथि में क्या करते हैं, अधिनियमित करते हैं और ये तीन वर्ड यूज किया गया है, ठीक है ना। इसके बीच में ये सारी चीजें हैं, यानी कि इसको आप ठीक से पढ़िए तो यहाँ से आपका वो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा कौन बड़ा है। हम भारत के लोग सारी चीज़ों को कहते हुए ये कहते हैं कि हम अधिनियमित करते हैं। अधिनियमित मतलब कानून बनाते हैं, ठीक है। यानी बनाया किसने, ठीक है ना। मेकर कौन हो गया, ठीक है। अंगीकृत, अंगीकृत मतलब यानी बनाया भी हमने और इसको हम स्वयं अपने ऊपर लागू कर रहे हैं, ठीक है। और आत्मार्पित, हिंदू धर्म में जब कोई मूर्ति की स्थापना होती है तो उसमें क्या कराई जाती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है ना। तो यही समझ लीजिए कि उसको हम जीवित दस्तावेज बना रहे हैं, यानी हम बना रहे हैं, ठीक है। फिर हम उसको आत्मा दे रहे हैं, मतलब उसको जिंदा कर रहे हैं और फिर खुद अपने ऊपर लागू कर रहे हैं, ठीक है। तो अब समझ में आ गया ना कि पावर कहाँ से आ रही है, कौन बड़ा है, जनता, क्योंकि हम ही ने बनाया है, हम ही ने स्वीकार किया है। ये बात भी हमने खुद स्वीकारी है कि इसके तहत हम पे कानून बना के शासन चलाया जाए, हमारे देश का शासन चलाया जाए। तो बड़ा कौन हो गया, तो ये बात समझ में आ गई। सोर्स ऑफ पावर कौन है, चलिए ठीक है। नेचर ऑफ स्टेट, तो हम भारत के लोग संपूर्ण भारत को क्या बनाते हैं, संप्रभु, ठीक है ना। संप्रभु वर्ड, सॉवरेन। कैसा हमारा स्टेट कैसा है, संप्रभु, ठीक है ना। अब संप्रभु का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेनिटी। यस प्लीज। अपने से संबंधित कानून खुद लागू करे, बस हाथ उठाइए, फिर हम जिसको बोलेंगे वो बोलिए, बताइए। की बात करते हैं तो वो जहाँ तक उसका क्षेत्र है, वो क्षेत्र में उसके नियम कानून लागू होंगे और दूसरे का नियम कानून उस पर लागू नहीं होता है। तो और कोई सर हम बताइए। आंतरिक और बाह्य निर्णय खुद से ले किसी को प्रभु न, वेरी गुड, ठीक है। अब जरा ये बताइए कि बाह्य तो समझ में आता है कि भाई विदेश से कुछ नहीं लेना है, आंतरिक का क्या मतलब हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है। तो आंतरिक कहने का क्या फायदा है फिर। अमेरिका में कोई चुनाव होता है सर, तो अगर रसिया का उस पर प्रभाव हो गया तो ये एक प्रकार से उस पर आंतरिक प्रभाव ना हो गया। कैसा आंतरिक, मतलब फिर से बोलिए, क्या बोला आपने। हमने बोला सर कि जैसे अभी चुनाव हुआ अमेरिका में, ठीक,
तो बाहरी तत्व अगर किसी चीज को समर्थन करता है और वो अगर मान लेता है तो ज़्यादा ये तो बाह्य हो गया। आंतरिक मतलब क्या? किसी भी सॉवरेनिटी। अच्छा ठीक है, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। सॉवरेन के बाद क्या है? समाजवादी। इसके बाद सेकुलर। ठीक है, इसके बाद डेमोक्रेटिक, लोकतंत्रात्मक, एंड लास्ट वन इज गणराज्य। ठीक है, ये हमारे राज्य की प्रकृति है। ठीक है, अब इस प्रकृति को हम एक एक चीज़ों को ठीक से समझना होगा, उससे रिलेटेड क्या डिबेट है उसको समझना होगा। ठीक है, और उसके बाद समझ के फिर हम आगे गोल की तरफ जाएंगे कि उद्देश्य क्या है। ठीक है ना, तो कभी भी प्रस्तावना को पढ़ना है तो इन 4 सेट्स में पढ़ना है। ठीक है ना, और सबको समझ के, ठीक है ना, हर वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं सॉवरेनिटी, संप्रभु। आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे या कोई और किताब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि जो देश अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में मतलब आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से वो किसी भी प्रभाव को स्वीकार नहीं करे तो वो संप्रभु है। सिंपल सा लोग कहते हैं कि भाई जैसे हम अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, हम पाकिस्तान की बात नहीं मानेंगे, हम चाइना की बात नहीं, अपना निर्णय हम खुद लेंगे, अपना कानून जो बनाना है कैसे चलानी है वो सब हम खुद करेंगे। तो ये तो ठीक है, ये तो बाह्य प्रभाव हो गया, बाह्य रूप से आप संप्रभु हो गए। आंतरिक संप्रभुता का क्या मतलब है? मतलब कोई जैसे कोई कानून ही पारित, कोई देश इस पे फिर देश, दूसरा देश आते ही वो बाह्य हो जाएगा। आंतरिक आंदोलन कर रहा है सरकार, वो दबाव आके वापस से लेके तो क्या मतलब अगर जनता कोई मांग करे तो वो गलत है फिर आपके हिसाब से? संप्रभुता को खत्म कर रही है किसान आंदोलन, संप्रभुता को खत्म कर रहा है भारत की, क्या ये कथन सही है? बताइए और बताइए। वो तो दूसरी चीज हो गई। प्रभाव बनाने की कोशिश की जा रही थी कि अलग मांग करना, तो अलग चलिए वो ठीक है, थोड़ा हद तक समझ सकते हैं। आंतरिक संप्रभुता का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। बाह्य तो सबको समझ में आ रहा है ना? सर ये ना स्लाइड वगैरह जो या फोटो लाइन समझ लीजिए। आंतरिक संप्रभुता का जो मतलब है वो ये मतलब है कि विद इन द स्टेट, आपके राज्य में, ठीक है ना, मतलब भारत देश में फाइनल डिसीजन या फाइनल निर्णय या फाइनल अथॉरिटी किसी बात को कहने की है तो किसकी है? सरकार की होगी, जो चुनी हुई सरकार की होगी। समझ में आ गया? कोई दूसरी संस्था क्या कह रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सरकार कुछ कह रही है, कोई मान लीजिए धार्मिक संस्था है वो कुछ और बात कह रही है, तो फाइनल अथॉरिटी क्या होगी? सरकार की होगी। ठीक है ना, जो सरकार कहेगी वही प्रमाणिक माना जाएगा, बाकी कोई कुछ भी कहे। यही है आंतरिक संप्रभुता। ठीक है ना, या ये कह लीजिए कि शक्ति का स्रोत आंतरिक रूप से अलग अलग नहीं होगा। समझ में आया? शासन का जो चलाने का है वो एक तरह से सेंट्रलाइज होगा, एक व्यवस्था के तहत जो बना है संविधान के तहत उसके तहत चलेगा। डीएम है, एसडीएम है, ब्लॉक में बीडीओ है या सीओ है, तो एक व्यवस्था बनी हुई है। ठीक है, तो ब्लॉक के अंतर्गत जो भी चीज़ें होगी तो उसके लिए प्रभाव है, उसके लिए उत्तरदायी कौन होगा? बीडीओ होंगे, अनुमंडल में एसडीओ होंगे, कोई और व्यक्ति नहीं होगा। कोई और व्यक्ति उस सत्ता का प्रयोग
नहीं करेगा। जैसे 144 अगर सेक्शन लगाना है कहीं तो कौन लगाएगा? एसडीओ लगाएगी, एसडीओ लगाएंगे। कोई और व्यक्ति कहे कोई मंदिर का मठाधीश है 144 लागू है यहाँ पे, तो वो बात नहीं है। तो यही है इंटरनल सॉवरेनिटी। ठीक है ना, समझ में आ गया? चलिए थोड़ा थोड़ा लिखते जाइए। संप्रभु, संप्रभुता का अर्थ यह है संप्रभुता का अर्थ यह है कि कोई देश अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी बाहरी प्रभाव को स्वीकार नहीं करेगा, किसी बाहरी प्रभाव को स्वीकार नहीं करेगा। आंतरिक संप्रभुता भी लिखवा दें कि समझ गए आप लोग? लिख लीजिए। आंतरिक संप्रभुता से आशय यह है कि राज्य के अंदर प्रामाणिक शक्ति सरकार की होगी। ठीक है, चलिए अब इस पे एक डिबेट भी हो सकता है। डिबेट ये होगा कि जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, जब से भारत विश्व के साथ और जुड़ता जा रहा है, ये आपके सॉवरेनिटी का डाइल्यूशन हुआ है। ठीक है ना, ग्लोबलाइजेशन ने संप्रभुता को क्या किया है? डाइल्यूट किया है। डाइल्यूट समझ रहे हैं ना, कमजोर किया है। तो आप इसके पक्ष में हैं कि विपक्ष में हैं? आपका क्या मत है? आपको क्या लगता है? बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे भारत बहुत सारे संस्थाओं का सदस्य है, WTO का सदस्य है। ठीक है, WTO हमेशा चढ़ा रहता है। UNO का सदस्य है, उसकी बहुत सारी शर्तें माननी पड़ती हैं। कॉमनवेल्थ का सदस्य है, IMF, ठीक है, वो सब IMF है, मैंने ऐसी बहुत सारी संस्थाओं का सदस्य है, वैश्विक संस्थाओं का। तो क्या भारत की संप्रभुता का क्षरण हुआ है? नहीं, कैसे? हम तो आपको बता रहे हैं। वो सब सदस्यता तो भारत त्याग नहीं सकता है ना सर। त्यागा नहीं ना है, वो तो स्वीकार किया है। WTO का सदस्य अभी तक है। इतना भी तो नहीं है ना सर कि लेने की क्षमता घट गया हो या फिर 1991 में जब क्राइसिस हुआ था, ठीक है ना, तो भारत का जो क्रेडिट क्राइसिस था, तो भारत को सोना वगैरह भी गिरवी रखना पड़ा था। सबको पता है कहानी, रखना पड़ा था ना। इट मीन्स वो किसके दबाव में था? तो दबाव में था तो सॉवरेन कहाँ रह गया? तो वही तो कह रहे थे, सॉवरेन कहाँ रह गया? वो तो दूसरे के प्रभाव में आके अपना काम करने लगा, और अभी भी कर रहा है। WTO की बहुत सारी शर्तें मान रही है। इस फार्म बिल, जो फार्म एक्ट है, उसमें WTO का भी कुछ कुछ हिस्सा है। WTO की जो शर्तें हैं, मतलब अभी कह रहे थे कि नहीं है, अब कह रहे हैं कि कुछ हद तक है। आप क्या मतलब इस पक्ष में है कि डाइल्यूट हुआ है? ऐसा नहीं है, हम तो बता रहे हैं कि हुआ है, प्रमाण दे रहे हैं आपको। आप भी प्रमाण दीजिए कि नहीं हुआ है।
ठीक है, वो अलग बात है। CTBT का वो साइन नहीं, सिग्नेटरी नहीं है, बात खत्म हो गई, उसकी बात नहीं करें। ठीक है, तो ये प्रश्न आ रहा है, ये डिबेट है कि सॉवरेनिटी डाइल्यूट हुई है कि नहीं है। ठीक है ना, प्रैक्टिकली ये सही बात है कि आपकी सॉवरेनिटी थोड़ी बहुत डाइल्यूट है, पर फिर भी हम हमेशा अपने आइडियल्स को, जो हमारे संविधान के विचार हैं, मूल्य हैं, आदर्श हैं, उनको हमें हमेशा क्या करना है, डिफेंड करना है, कभी भी उसके अगेंस्ट में नहीं जाना है। ये एकदम मूल मंत्र अपने दिमाग में हमेशा बैठा के रखिए। कोई कुछ भी कहता रह जाए, आपको कितना भी प्रमाण देता रह जाए, पर आपको इसको हमेशा क्या करना है, डिफेंड करना है कि नहीं, हम सॉवरेन हैं, भारत सॉवरेन है। कोई जबरदस्ती करने लगे कि नहीं ये है, WTO है, ये है, ये है, तो आप बताइए कि भारत एक विकासशील देश है, विकासशील राष्ट्र है, और इसको अपने विकास के लिए शेष विश्व से जुड़ा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और जुड़े होने की शर्त है तो भाई जुड़ा रहना जरूरी है। और ये जुड़ा रहना क्यों जरूरी है भारत के लिए? फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो भारत ने अपने स्वयं के आर्थिक विकास के लिए शेष विश्व की बहुत सारे संगठनों को ज्वाइन किया है और उनकी कुछ शर्तों को भी मानता है, पर इसका एकमात्र उद्देश्य है कि हम शेष विश्व के विकास के साथ जुड़े रहें और अपना अधिक से अधिक आर्थिक विकास कर पाएं। इससे कहीं भी हमारी संप्रभुता को कोई खतरा नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? तो हमेशा एक चीज़ तो याद रखिए कि कुछ भी कोई कहे, आपको हमेशा अपने संविधान को, उसके नियम, उसके आदर्श को क्या करना है, हमेशा डिफेंड करना है। प्रैक्टिकली वो अलग बात है, क्या है वास्तविकता, क्या है वो अलग बात है, पर आपको हमेशा क्या करना है, डिफेंड करना है। और रियलिटी भी यही है, जो बात हम कह रहे हैं वही सच्चाई है। ठीक है, हम सॉवरेन हैं तो हैं। ठीक है, अब ये ठीक है कि भाई हमको शेष विश्व को छोड़ के रहना भी हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि भाई सारी दुनिया जिस तरह से कनेक्ट होती जा रही है एक दूसरे से, तो वो कनेक्शन आपने छोड़ दिया तो आप विकास में क्या हो जाएंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया ना? तो कुछ हद तक अगर स्वीकार करते हैं तो क्या वो गलत हो जाता है? क्या, जैसे आपने कहा कि सॉवरेनिटी के बारे में भी बोल रहे थे, तो कुछ हद तक भी नहीं कहेंगे, आप ये कहेंगे ऐसा प्रतीत होता है, इट सीम्स द ग्लोबलाइजेशन हैज डाइल्यूटेड द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, बट ये हमारे अपने आर्थिक विकास के लिए है। ठीक है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमारी सॉवरेनिटी का क्षरण हुआ है। क्या नहीं, कुछ कंट्री तो भाई बहुत गरीब है, तो वो तो एकदम से दूसरे के शरण में ही रहती है, भाई आप जो कहिएगा वही हम करेंगे। बहुत सारे कंट्री हैं, ठीक है ना, तो वो छोड़ दीजिए, उसकी बात की नहीं कर। चलिए थोड़ा सा लिख लीजिए इसके बारे में, थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके। वैश्वीकरण के दौर में बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि भारत की संप्रभुता का क्षरण हुआ है। परंतु संप्रभुता का क्षरण हुआ है, परंतु इस बात से सहमत नहीं हुआ जा सकता। क्योंकि अपने तीव्र आर्थिक विकास के लिए शेष विश्व के साथ जुड़े रहना समावेशी हो सकता है। एकदम शेष विश्व के साथ जुड़ा रहना विकास के लिए। अरे यार, हम देख के नहीं बोल रहे हैं, हमको वैसे कंफ्यूज ऐसे टोकिएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। क्या लिखे हैं भाई? उसके अपने तीव्र आर्थिक विकास के लिए
क्योंकि अपने तीव्र आर्थिक विकास के लिए शेष विश्व से जुड़ा रहना आवश्यक है। से जुड़ा रहना आवश्यक है तथा इसके लिए विभिन्न वैश्विक संगठनों की कुछ शर्तों विभिन्न वैश्विक संगठनों की कुछ शर्तों वैश्विक संगठनों की कुछ शर्तों को स्वीकार करना किसी भी प्रकार से हमारी संप्रभुता का क्षरण नहीं करता। ठीक है, संप्रभुता समझ में आ गई। संप्रभुता से संबंधित कोई सवाल आपसे पूछा जाए, कुछ कहा जाए तो आप करिए, बताइएगा ना, कोई दिक्कत। चलिए अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। संप्रभु तो समझ में आ गया ना कि हमारा देश कैसा है, संप्रभु है। आगे सोशलिस्ट, समाजवादी, ठीक है ना। इस पे एस्ट्रिक मार्क लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, ठीक है ना। अगला टर्म लिखिए समाजवादी, ठीक है, समाजवादी, ठीक है ना। संविधान में प्रस्तावना में यह शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है ना। प्रस्तावना में यह शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, चलिए अब इस पर शुरू करते हैं। अब इस बात से यह प्रश्न उठता है, क्या 1976 से पहले भारत समाजवादी नहीं था? है? था, कैसे था बताइए। सर ये तो भारत के कल्चर में ही ये सब चीज़। अच्छा छोड़िए, इसको भी छोड़ दीजिए। समाजवाद क्या है या समाजवादी होना क्या है? What it means, what it refers to? जो समाज में लोग समाज वाले व्यक्ति हाथ उठाइए, हम जिसको कहें वो बोलिए। ऐसे हमको खुद ही नहीं समझ में आ रहा और आपको भी नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। कौन बताएगा? चलिए बताइए। समाजवाद एक ऐसा आंदोलन है जिसके सेंटर में आर्थिक इक्वालिटी की बात कर जाता है और देश के संसाधनों पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार मानना चाहिए। वेरी गुड। पर आंदोलन मत कहिए, विचारधारा कहिए, ठीक है ना। आंदोलन कहाँ हो रहा है इंडिया में? ठीक है, अच्छा बताया, बहुत बढ़िया बताया, समझ में आ गया समाजवाद क्या है। और आसान भाषा में कौन बता सकता है? वो तो वो बोल ही दिए आप। सबको साथ में लेकर जिसमें समाज का वो तो बात वो बता ही दी कि रिसोर्स संसाधन, वो सारी बातें उसमें आ गई। और कुछ अलग से महत्तम समाज का कल्याण, समाज का कल्याण किया जाए। और बताइए। क्लासलेस सोसाइटी होना चाहिए। सर यहाँ समाजवादी का अर्थ समाजवादी शासन व्यवस्था से नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था आदर्श और लक्ष्यों से है। मैंने कल भी ये बात पॉइंट आउट थोड़ी सी की थी और आज भी कर रहा हूँ कि आप लोग हर चीज़ को बड़ा विशिष्ट सोचने लगता है कि लग रहा है कि सब कोई गहरा वो है। हम एकदम कह रहे हैं एकदम आसान चीज़ समझाइए जो सबके समझ में आ जाए। समझ लीजिए आपको किसी बच्चे को समझाना है तो उसको कैसे समझाइए? उसको समझाइए कि एकदम क्लासलेस सोसाइटी हो जाए तो वो पीछे क्लासलेस क्या होता है, तो वो तो समझ नहीं पाएगा। और आसान भाषा में
के गरीब से गरीब व्यक्ति का भी विकास हो सके। बहुत अच्छा। और कोई प्रयास? समाज एक तरह से समझिए समान, ठीक है ना। इसको एकदम इजी वे में समझना हो तो ये ऐसे समझ लीजिए कि ऐसी व्यवस्था बना दी जाए कि जिसमें हर व्यक्ति समान हो जाए, हर दृष्टि से, आर्थिक विशेषता आर्थिक दृष्टि से। आगे समझ में, हर आदमी किस दृष्टि से समान हो जाए? कोई बहुत अमीर कोई बहुत गरीब, ये क्या हो जाए? खत्म हो जाए। किसी के पास मर्सिडीज है, किसी के पास साइकिल भी नहीं है, ये भेदभाव खत्म हो जाए। यही क्या है? समझ में आ गया समाजवाद क्या है? सबको क्या बना देना? समान बना देना। जोड़ रहता है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से भी माना जाता है, वो भी पक्ष इसमें इंक्लूड रहता है। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से हर व्यक्ति को क्या कर देना? समान कर देना। यही एक प्रकार से क्या है? ये आसान चीज है, ठीक है ना। आसान भाषा में समझ में आ गया। अब इसके कई प्रकार हैं। जैसे समाजवादी व्यवस्था के तहत जो पहली सरकार बनी वो कौन सी बनी थी? सोवियत संघ। 1917 में आंदोलन हुआ, ठीक है। उसके तहत व्यवस्था चली, समाजवादी सरकार बनी, और वो संघ 1991 तक आते आते टूट भी गया, ठीक है, टूट गया। और बेसिकली जो समाजवादी सिद्धांत है इसके जनक कौन माने जाते हैं? मार्क्स। सब लोगों ने नाम सुना होगा। समाजवाद का जो मेन प्रणेता है वो कौन है? कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के तहत ही रूस में क्रांति हुई और वहां पे सरकार बनी, एंड फाइनली 1991 तक आते आते वो सरकार टूट गई, राज्य टूट गया। तो समाजवाद में ऐसा क्या है भाई कि क्यों फिर हम समाजवादी बनना चाहते हैं जब मालूम है कि टूट जाएगा, ये हो नहीं पाएगा। और मार्क्स तो कहते हैं कि भाई खूनी क्रांति होनी चाहिए, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत देते हैं और सारी बातें करते हैं। तो क्या भारत में वर्ग संघर्ष ऐसा पॉसिबल है क्या? तो क्या हम समाजवादी हैं? एक मिनट। हाँ, भारत में समाजवाद जो है रूस में दोनों में डिफरेंट है। भारत में जो है मिश्रित समाजवाद। मिश्रित समाजवाद। चलिए एक और टर्म निकल के आया, मिक्स सोशलिज्म या मिश्रित समाजवाद। अब ये बताइए भाई मिश्रित समाजवाद क्या होता है? आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है गांधीयन समाजवाद, फेबियन सोशलिज्म, नेहरूवियन सोशलिज्म। ये डिफरेंट टर्म निकल के आएंगे। जैसे सिंपल सा आंसर आप लोग की तरफ से यही आएगा कि सर हमारा समाजवाद ये वाला नहीं है, ठीक है ना। बेसिकली मार्क्स के थ्योरी से जो निकला था उसको क्या बोलते थे? कम्युनिस्ट। ये भी समाजवाद का ही एक रूप है, कम्युनिस्ट। कुछ लोग कहेंगे नहीं हमारा गांधीयन वाला है। हमारा समाजवाद किसका है? या फेबियन, इसके कई सारे नाम है। यूरोप में फेबियन नाम रखा गया, या नेहरू वाला। माने हमारा समाजवाद ये वाला है, ये वाला नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न ये उठेगा कि तब ये क्या है और ये क्या है, अंतर क्या है दोनों में? हाँ बोलिए। कम्युनिस्ट क्या बात कर रहे हैं? वहाँ तो कम्युनिस्ट ही सरकार बनाए थे और आप कह रहे हैं कम्युनिस्ट सरकार के विरोध में। कम्युनिस्ट सरकार के विरोध में ही बात कर रहे हैं। तो यानी हमारे यहाँ समाजवाद ढकोसला है? तो कम्युनिस्ट जो है उनको समाजवादी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मान सकते हैं। तो फिर यानी कि सरकार समाजवादी नहीं है जो उनका दमन कर रही है। बताइए। वही अब ये टर्म निकल के आया ना, मिक्स सोशलिज्म, फेबियन सोशलिज्म, नेहरूवियन सोशलिज्म, गांधीयन सोशलिज्म। ये सब क्या है? इन टर्म का मतलब भी तो कुछ होगा ना, समझ में आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि बहुत इजी समझिएगा तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में यही है कि मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया कि समाजवाद क्या है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कह दिया कि आपका टारगेट है गांधी मैदान तक पहुंचना, ठीक है। अब जाना कैसे है ये
कौन डिसाइड करेगा? जाने वाले को डिसाइड करना है कि उसको कैसे जाना है। एक तरीका है, वो भी गाड़ी लेके निकला और सबको ठोकते निकल गया, जो रास्ते में उड़ाते हुए निकल गया, पहला तरीका। दूसरा तरीका कि भाई आराम से धीरे 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 पहुंचा। और कोई हो सकता है कि यहाँ से टर्न लेके लेफ्ट जाए, फिर उधर से घूमता हुआ है। कोई हो सकता है यहाँ से गंगा नदी में जाके तो तैरता हुआ है, वहाँ पे डिफरेंट रास्ते हो सकते हैं कि नहीं? आगे कि नहीं समझ में? जैसे आपको ऑब्जेक्शन ही कि सोशलिस्ट आप हैं, तो आप कहेंगे हाँ हम हैं, तो वो बताएगा कि कैसे हैं, जरा बताइए, सोशलिस्ट तो ये होता है। तो आप कहेंगे नहीं हम लोग गांधी जी वाला, तो कहते गांधी जी वाला क्या होता है तब बताइए, तो गड़बड़ा जाएंगे, ठीक है ना। तो टेक्निकलिटी में हमको नहीं जाना है, ठीक है ना। हमको बस इतना समझना है कि समाजवाद का मतलब क्या है। समाजवाद का मतलब क्या है? हर व्यक्ति को समान बना देना, ठीक है ना, समान कर देना, ठीक है, समान करना। पर समान में भी, उसमें भी थोड़ा सा वो है, ऐसा नहीं कि मतलब समान का मतलब सब लोग कुछ नहीं भी करे तो भी वो उतना ही आनंद भोगे। समान होने का मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार काम मिले और उसको अपनी आजीविका चलाने का अवसर मिले, उसकी जो क्षमता है, ठीक है, बिना ये भेदभाव हुए कि वो किस पृष्ठभूमि से आया है, ठीक है। अब ये नहीं कि भाई कोई करोड़पति का बेटा है तो भाई पहले ही शोरूम खोल के बैठा हुआ है, वो लाख रुपया कमा रहा है। कोई गरीब है तो बेचारा मेहनत करके वो 500 रुपये दिन में कमा रहा है। तो ये ख़त्म कर देना। अगर ये इस योग्य है तो वहाँ रहेगा, वो जिस लायक है वो वहाँ रहे। ये है सोशलिज्म। हाँ समझ लिया। बस अब समझना यही है मैं कि मैंने एग्जाम्पल दे दिया, जाना है गांधी मैदान, रास्ते अब जो आपको चूज करने हैं। तो ये सारे अलग अलग क्या है? रास्ते हैं, ठीक है ना। इन तीनों को हम मिला के एक कह सकते हैं, इन तीनों को हम एक कह सकते हैं, ठीक है ना। ये अतिवादी है, कार्ल क्या है? अतिवादी है, मतलब एकदम खूनी संघर्ष होना चाहिए, एकदम मार पीट के काट के एकदम खूनी संघर्ष करके आप अपना बराबर कर लीजिए, ठीक है। और ये क्या है? शांतिवादी, समन्वयवादी भी कह लीजिए भाई, चलिए अच्छी बात है। समझ में आ गया? मतलब जाना हमको वही है, पर हम धीरे धीरे जाएंगे, आराम से जाएंगे, समाज में समरसता बनाते हुए जाएंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया? तो कोई कहे कि आप सोशलिस्ट हैं कि नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? सोशलिस्ट है। तो वो अगर काउंटर आपसे करे कि ये कार्ल मार्क्स वगैरह का जिक्र करते हुए, तो आप कहेंगे नहीं, समाजवाद हमारा लक्ष्य शुरू से है, ठीक है ना। इसमें कुछ और भी है, जैसे वर्तमान में जो 1991 के बाद न्यू पॉलिसी आई, ठीक है ना, एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, उसके तहत क्या है? प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है। और आज के टाइम में भी आप देख रहे हैं तो क्या है? प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, हो रहा है ना। तो हम कहेंगे भाई इतनी बड़ी एमएनसी कंपनियां आ गई, पेप्सी, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं सब तो विदेशी ही हैं, ठीक है ना। तो सोशलाइजेशन कहाँ है? सोशलिज्म कहाँ है आपके यहाँ? आपके यहाँ तो रिपोर्ट आ रही है, बहुत सारी रिपोर्ट आप देखिएगा, अंकटाड की रिपोर्ट या और सारी रिपोर्ट, तो वो कह रहा है कि हमारे यहाँ जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। लगभग 72% के आसपास जो संसाधन है या जो संपत्ति है वो केवल 1% लोगों के हाथ में है, ठीक है। यानी कि 27-28% पूंजी में बाकी 99% लोगों के पास है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, एसेट्स, ये बहुत खराब स्थिति में है। तो आप कह रहे हैं आप सोशलिस्ट हैं, अब वो तो ये हाल तो ये है आपके यहाँ, तो क्या कहिएगा? कैसे बचाइएगा अपने संविधान को कि हम सोशलिस्ट हैं? कहेंगे हाँ हाँ सर बात तो सही कह रहे हैं आप, सोशलिस्ट नहीं रह गए सर हम लोग। सरकार के समस्त साधन और भौतिक संसाधन पे जो सरकार सबका बराबर अधिकार है, उससे बोलेंगे कि पीडीएस और बहुत सारे स्कूल यूनिवर्सिटी में सरकार ग्रांट दे रही है, तो उससे दूर हो जाएगी असमानता।
मेनली इसमें आर्थिक असमानताओं को दूर करना होता है। तो कैसे आर्थिक असमानता? प्राइवेटाइजेशन बढ़ा रहे हैं, पूंजीपति बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर समाजवाद कहाँ रह गया आपके यहाँ? तो पूंजीवाद की तरफ जा रहे हैं, समाजवाद से पूंजीवाद को भारत ट्रांसफर कर रहा है ना। तो यानी कि हमारा समाजवाद खत्म हो रहा है। पर ये बात आप बोलिएगा तो फंस जाइएगा। हमने पहले क्या मूल मंत्र दिया है आपको? उसको डिफेंड करना है। तो डिफेंड कैसे करिएगा? लोक और अवसर की समानता है, अवसर की समानता है। अवसर की समानता है, वाकई आपको ऐसा महसूस होता है? अवसर की समानता है। अपनी एजुकेशन सिस्टम को ही देख लीजिए, वहाँ अवसर की समानता है। एक रिक्शे वाले का बेटा ये मदर टेरेसा और कौन कौन से स्कूल में आप पढ़ सकते हैं? कहाँ अवसर की समानता है? चलिए ठीक है। अब ये सब ये आपके विचारों के लिए है, आप इस पे विचार करिए क्या है। देखिए यहाँ सीधी सी बात है, इस तरह के सवाल उठेंगे, आपको ये बात कहनी है, ये प्रश्न में भी पूछा जा सकता है घुमा फिरा के कि आपको डिफेंड करना है, पर हमेशा याद रखना है कि आपको किस साइड, कौन सी साइड जाना है? डिफेंड करना है। तो डिफेंड कैसे करेंगे? तो आप ये बताइएगा कि फिर वही बात जो पिछले में हमने डिस्कस की थी कि वैश्वीकरण का जो दौर है, उस दौर में हमको विश्व के साथ जुड़ा होना जरूरी है, जिसलिए उसकी बहुत सारी शर्तों को मानना पड़ेगा। और पूंजीवादी व्यवस्था को भी हमने इसीलिए स्वीकार किया है एलपीजी रिफॉर्म के तहत, जिससे कि हमारा अधिक से अधिक आर्थिक विकास हो सके, इसीलिए हमने उस व्यवस्था को दिया है। पर फिर भी हमारी राज्य का, हमारी सरकार का प्राथमिक उद्देश्य यही है कि जो गरीब है, पिछड़े हैं, वंचित हैं, उनको मुख्य धारा में लाया जाए, उनका अधिक से अधिक विकास किया जाए। और इसके लिए भारत सरकार या राज्य सरकारों की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। उसमें आप अब योजनाओं गिना दीजिए, मनरेगा गिना दीजिए, मिड डे मील गिना दीजिए, किसान सम्मान निधि गिना दीजिए, जो जो योजनाएं आपको याद आ जाए, कुछ ना कुछ काम तो आ ही रही होंगी। समझ में आ गया? तो ये हमारी मजबूरी कह लीजिए या आर्थिक विकास के लिए हमारी ज़रूरत कह लीजिए कि हमको पूंजीपतियों को भी आगे बढ़ाना है। परंतु हमारी सरकार का मूल उद्देश्य अभी भी क्या है? समाजवाद है, और उसकी तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कहना कि हमको इसको छोड़ के उधर जा रहे हैं। ठीक है ना? चलिए लिख लीजिए समाजवाद। देखिए रियलिटी में क्या है और आप फील क्या कर रहे हैं वो अलग बात है, पर आपको हमेशा इसको क्या करना है? डिफेंड करना है। सही मायने में समाजवाद में कुशलता को देखा जाता है। क्या हुआ? सही मायने में अगर आपने सर एक शब्द इस्तेमाल किया था कि जो जितना कुशल है उसके अनुसार समाजवादी में देखिए थ्योरी इज डिफरेंट और प्रैक्टिकल में जो चीज़ें होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, ये बताइए सोवियत संघ में कम्युनिस्ट क्रांति हुई और सरकार बनी, तो क्या वो सरकार वास्तविक में कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का पालन कर रही थी? नहीं कर रही थी। स्टालिन तक आते आते उसका तानाशाही व्यवस्था हो गई थी। तो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है उसको प्रैक्टिकल में उसका लागू हो पाना बड़ा मुश्किल है। थ्योरी रूप में कार्ल मार्क्स का कोई जोर नहीं है, वो जो बात कहता है बहुत लॉजिकल और साइंटिफिक बात कहता है, पर प्रैक्टिकल में वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इसमें डाउट है। ठीक है ना? समझ में आ गया? वो बहुत अच्छी बात करता है कि भारत मतलब ये धर्म बेकार की चीज़ है, धर्म की बात छोड़ दीजिए। वो ये कहता है कि समाज में दो ही वर्ग है। कौन कौन? एक शोषक है और एक शोषित है। एक शोषण करने वाला है और एक, और संख्या किसकी ज़्यादा है? शोषित होने वालों की। अब इसको जरा अपने अराउंड आप अप्लाई करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कार्ल मार्क्स की थ्योरी क्या है और कितना बढ़िया बात कहता है। ठीक है, तो वो थ्योरी में तो बहुत अच्छा है, पर प्रैक्टिकली जो वो रास्ता बताता है वो ठीक नहीं है। ठीक है ना? थोड़ा अतिशय ज़्यादा है उसमें, तो वो नहीं है। हमको बीच बचाव वाला रास्ता रखना है। ठीक है ना? मतलब सरकार को समाज में समरसता भी बनी रहनी चाहिए, ये हमारा सिद्धांत है। मतलब हम धीरे धीरे उधर जाएंगे। ठीक है, चलिए क्या लिखा आप लोगों ने? पहली लाइन लिखी ना? चलिए, इसका आशय यह नहीं, इसका आशय यह नहीं है कि 1976 से पहले भारत समाजवादी नहीं था।
इसका आशय यह नहीं कि भारत इससे पहले समाजवादी नहीं था। विभिन्न समाजवादी सिद्धांत इसके पूर्व में नीति निदेशक तत्व एवं कई अन्य विभिन्न समाजवादी सिद्धांत नीति निदेशक तत्वों एवं मूल अधिकार इत्यादि उपबंधों में देखे जा सकते हैं। उन्नीस सौ 76 में इस शब्द को और मुखर बनाने के लिए प्रस्तावना में जोड़ा गया। मुखर बनाने के लिए जोड़ा गया मतलब एकदम दिख जाए। पहले इम्प्लिसिटली वो मेंशन था, माने उसके प्रावधानों में वो छिपा हुआ था, पर अब क्या हो गया, लिख दिया गया कि हम कोई देख के भी जान जाए, पढ़ के ही जान जाए। पहले था कि वो पढ़ता प्रावधानों को, तब वो देखता कि समाजवादी सिद्धांत इसमें है कि नहीं है, ठीक है ना, पर अब उसको दिखा दिया गया। पहले छुपा हुआ था, अब दिख रहा है, ये अंतर आ गया। चलिए पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। भारतीय समाजवाद एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि कम्युनिस्ट समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि कम्युनिस्ट समाजवाद। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य शांतिपूर्ण तरीके से गरीबी, असमानता इत्यादि को समाज से समाप्त करना है। ठीक है, जबकि कम्युनिस्ट वाला नहीं लिखाते हैं, ठीक है ना, बस इतना ही रहने दीजिए। कम्युनिस्ट समझ ही रहे हैं, कम्युनिस्ट मतलब सबको नेशनलाइज कर दो, सारा जमीन सरकार की, मतलब कोई किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी रही नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये अतिवादी वाली जो सोच है वो नहीं है, ठीक है ना। चलिए पैराग्राफ चेंज करके इसमें लिख लीजिए। 1991 के एलपीजी रिफॉर्म सुधारों के बाद 1991 की नई आर्थिक नीति की नई आर्थिक नीति के बाद भारत के समाजवादी होने पे प्रश्न चिन्ह लगते हैं। समाजवादी होने पे प्रश्न चिन्ह लगते हैं, क्योंकि एलपीजी सब लोग समझ रहे हैं ना, क्या लिक्विड पेट्रोलियम गैस है ना, साइंस की दृष्टि से। चलिए अच्छी बात। एलपीजी में कौन कौन सी गैस होती है बताइए? चलिए ठीक, याद है आप लोगों को।
क्योंकि एलपीजी सुधारों के बाद ये इसकी जगह आप अब ये भी लिख सकते उदारीकरण के बाद, ब्रैकेट में वही लिख लीजिए उदारीकरण के बाद पूंजीवादी व्यवस्था निरंतर बढ़ती गई है। निरंतर मजबूत हुई है। मजबूत हुई है। ठीक है। ये आक्षेप हो गया। ठीक है, अब इसको कैसे आप डिफेंड करिएगा? परंतु उसी में परंतु यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारत के तीव्र आर्थिक विकास हेतु उदारीकरण की नीति अत्यंत आवश्यक थी तथा इसके बाद भारत आर्थिक विकास की आवश्यक थी तथा इसके बाद भारत की आर्थिक विकास की गति निरंतर बढ़ती गई है। निरंतर बढ़ती गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि पूंजीवादी व्यवस्था के सशक्त होने के साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि पूंजीवादी व्यवस्था के सशक्त होने के साथ ही सरकार निरंतर गरीबों पिछड़ों की स्थिति में सुधार हेतु प्रयासरत है। मनरेगा और गरीब रोजगार कल्याण योजना, आयुष्मान भारत योजना, गरीब रोजगार कल्याण योजना, आपको याद आ जाए, जो योजना याद आ जाए, बड़ी आयुष्मान भारत इत्यादि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीबों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु प्रयास कर रही है। यह दर्शाता है कि भारत धीरे धीरे अपने समाजवाद के लक्ष्य की तरफ अग्रसर है।
ठीक है। चलिए अगला क्या है, सेकुलर, पंथ निरपेक्ष, ठीक है ना। तो पंथ निरपेक्ष भी बेसिकली 42वें संविधान संशोधन से ही जोड़ा गया था। तो सेम वही पैटर्न यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि क्या उसके पहले हम पंथ निरपेक्ष नहीं थे, ठीक है। इस डिस्कशन से पहले भी आपको ये बताना है कि पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलर? हाथ उठाइए फिर बताइए जी, बताइए। अपना कोई धर्म ना हो, देश का राज का कोई धर्म ना हो। ठीक है। और कोई? हाँ किसी बताइए। धर्म को राज्य में किसी भी धर्म को ये नहीं करेगा, उसको विशेष बल नहीं देगा, सभी धर्म बराबर होंगे। सभी धर्म बराबर होंगे। चलिए अच्छा, ठीक ठीक। और हाँ बताइए। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा और राज्य सभी धर्मों का सम्मान करेगा, एक समान बताइए। समान भाव, राज्य किसी भी धर्म का संरक्षण नहीं करेगा। सर्वधर्म समभाव, वेरी गुड। और कोई? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। वो तो है, ठीक है। इसको अगर संधि विच्छेद के लिए तो पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, ठीक है ना। अब अगर शाब्दिक अर्थ निकाले तो मतलब कि धर्म से निरपेक्ष, मतलब धर्म से अलग रहना है, ठीक है ना। सेकुलर होने का मतलब है क्या, धर्म को अलग कर देना, ठीक है ना। तो स्टेट के सेकुलर होने का मतलब है कि राज्य को धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। पर भारत में क्या ऐसा है? तो क्या भारत सेकुलर है? सभी धर्म का आदर करता है। चलिए बहुत अच्छी बात आपने कही। अब एक बात बताइए कि सरकार मतलब राज्य, वो भी राज्य ही है। सरकार ने हिंदू विवाह अधिनियम बनाया, सरकार मुस्लिम विवाह अधिनियम बना पाई है क्या? तो भेदभाव हो गया कि नहीं हो गया? कहाँ तलाक बनाए? तो है मुस्लिम के लिए पर्सनल लॉ होता है, उनका अपना शरीयत बेस्ड उनका पर्सनल लॉ है, उसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो भेदभाव हो गया कि नहीं हो गया? सर 3 तलाक तो है। 3 तलाक तो वो दूसरी बात, वो दूसरा इशू है। कुछ उसको अधिकार दिए गए, जैसे कि किसान रखना, ये सब रखना, तो नहीं वो अलग, वो तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात है। यहाँ हम राज्य की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा, पर भेदभाव का मैंने उदाहरण बता दिया। अब बताइए। एकदम सरकार कहती है कि सब धर्म का सम्मान करेंगे, परंतु उसका भी कुछ अपना अधिकार है, कानून है। क्या? कानून को खंडन नहीं कर सकते बिना उस क्षेत्र के लोगों से बात। वो एक अलग इशू है। जैसे अभी केरल में कौन सा मंदिर, सबरीमाला का इशू था, वो सब डिफरेंट चीज़ है, वो बात। हम यहाँ राज्य की बात कर रहे हैं। आपने सेकुलरिज्म को डिफाइन किया, धर्मनिरपेक्षता को डिफाइन किया, हम उसकी बात कर रहे हैं। आप उसको वो करिए, वो तो राइट टू रिलीजन में आ जाएगा, आर्टिकल 25, वहाँ वो सब डिस्कस होगा। अभी हम ये कह रहे हैं कि भारत सेकुलर है कि नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब आप सेकुलर वर्ल्ड को समझते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलर? पंथ निरपेक्षता किसे कहते हैं? पंथ निरपेक्षता के कौन कौन से डायमेंशन है, कौन कौन से आयाम हैं, या उसके जैसे समाजवाद के अलग अलग प्रकार हैं, क्या इसमें भी ऐसा कुछ है? सब समझना पड़ेगा ना, तभी तो आप बता पाइएगा ना। चलिए फिर से एक बार प्रयास करिए। यानी ये तो तय है कि सरकार भेदभाव कर रहा है। सर अगर ऐसा ही रहता तो हज यात्रा के लिए और वैष्णो देवी मंदिर के लिए वो सब्सिडी देता है, तो वैष्णो यात्रा के लिए नहीं देता है। तीर्थ यात्रा, वो कुछ राज्यों में अपनी तीर्थ यात्रा योजनाएं चला रखी हैं, उसमें उन्होंने दे दिया है, पर ऐसे सरकार नहीं देती है, ठीक है ना। तो फिर यानी कि भेदभाव हो गया। दे तो रहा है भाई, सीधे से बता रहा है, बता तो दिया। हज सब्सिडी दी जा रही थी पहले, राज्य दे रहा था ना। एक एक करके बताइए, और बताइए। हाँ ठीक है, आप लोग विचार रखिएगा तभी समझ में आएगा। सर यहाँ पंथ निरपेक्ष का मेन ये अर्थ होता है कि किसी समुदाय को धर्म पालन करने का अधिकार और उसको विस्तार करने का अधिकार। वो तो राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन हो गया, वो दूसरी बात है।
पंथ निरपेक्षता। असफल रही है। पर्सनल लॉ जो मुस्लिम पर्सनल लॉ सरकार इसमें असफल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो मामले में सरकार को कहा था कि आप जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। आर्टिकल 44 वो हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या आप मान रहे हैं कि भारत पंथ निरपेक्ष नहीं है? अभी तो आप खुद कह रहे हैं कि वो पर्सनल लॉ बोर्ड में हस्तक्षेप नहीं कर पाई है, इसमें विफल रही है और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को भी फॉलो नहीं कर पा रही है। इसमें कुछ असफल रही है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें हैं वो समझ लीजिए, उसके बाद आप बताने में आसानी हो जाएगी। ठीक है ना। सेकुलर का सिंपली मीनिंग जो होता है, डस्टर का है भाई, ठीक है ना। भारत के पंथ निरपेक्षता को समझने से पहले, सेकुलरिटी को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि सेकुलरिटी का वेस्टर्न कॉन्सेप्ट क्या है, पाश्चात्य सेकुलरिज्म क्या है। उससे भी पहले हमें ये समझना होगा कि सेकुलर का मतलब क्या होता है। सेकुलर का मतलब होता है धर्म से निरपेक्ष। ठीक है ना। यानी राज्य, जो राज्य होगा इसको धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा। समझ में आया? सिंपल सा अर्थ ये है, इसका साधारण अर्थ ये है कि राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा। इट मीन्स कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है। राज्य किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। ठीक है ना, बढ़ावा नहीं देगा। ठीक है, समझ में आया? तो सेकुलर मतलब समझ में आ गया, धर्म से निरपेक्ष, राज्य को धर्म से अलग कर देना है। ठीक है ना। मतलब भैया राज्य हमारा काम है शासन, हम अपना वो काम करेंगे। धर्म किसका मामला है? प्राइवेट मामला है। कैसा मामला है? प्राइवेट मामला है, व्यक्ति का निजी मामला है। आप जो चाहे वो अपना करिए, जैसे चाहे अपना मंदिर बनाइए, नहीं बनाइए, हमको खाली टैक्स देते रहिए। निर्धारित जो जगह हमसे परमिशन लेके आपको जो बनाना है बनाइए, हमको कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। हम आपको कुछ नहीं देने वाले हैं। ठीक है। और ये तो हो गया धर्म से अलगाव। इसके साथ साथ नीति निर्माण में भी धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। समझ में आ गया? नीति निर्माण में भी धार्मिक संस्थाएं जो हैं या धर्म है उसका कोई रोल नहीं होगा। ये है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। ये क्या है? पाश्चात्य विचारधारा है, पाश्चात्य दर्शन है। पाश्चात्य पंथ निरपेक्षता का मतलब सीधा हुआ कि राज्य एकदम अलग और धर्म एकदम अलग, कोई संबंध आपस में नहीं है। इसके विपरीत भारत में जो पंथ निरपेक्षता अपनाई गई है, क्योंकि आपको मालूम है ये वर्ड भी पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ठीक है ना। उस पर बाद मतलब इस पर डिस्कस अभी करेंगे कि क्यों ये बाद में जोड़ा गया, क्या इसके पहले सेकुलर था कि नहीं था, ये आपको डिसाइड करना है। तो उसके पहले आप जान लीजिए कि सेकुलर का मतलब क्या है। तो भारत की पंथ निरपेक्षता एक सकारात्मक विचार है, सकारात्मक विचारधारा है। ठीक है। या ये कह सकते हैं मल्टी लेयर्ड कॉन्सेप्ट है। मल्टी लेयर्ड कॉन्सेप्ट है, यानी भारत की पंथ निरपेक्षता एकदम सीधी सादी नहीं है। क्या है? इसमें कई सतहें हैं। ठीक है। और ऐसा क्यों है? वेस्टर्न में ऐसा क्यों है और भारत में कुछ अलग क्यों है?
क्योंकि वेस्टर्न सोसाइटी जो आप देखेंगे, उसका जो इतिहास आप पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि वहाँ पहले चर्च का प्रभुत्व हुआ करता था। जब मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे तो चर्च प्रभावी था, यानी सारी व्यवस्था किसके तहत चलती थी? चर्च। तो वहाँ जब उदारवादी आंदोलन या लोकतंत्रात्मक आंदोलन शुरू हुए तो उनको ये समझ में आ गया कि इसको एकदम क्या कर देना है, क्योंकि सारे सताए हुए कहाँ के थे? सब सताए गए वहीं के थे, ठीक है ना। तो भाई उसको कहा कि इसको एकदम किनारे ही कर देना है, इसको राज्य से कोई इसका लेना देना हो ही नहीं भाई। तो उन्होंने सीधे सीधे क्या किया? अलग कर दिया। पर हमारी जो ट्रेडिशन है, हमारी परंपरा है, वो क्या है? डिफरेंट है। हमारे यहाँ क्या है भाई, सदियों से भाई कई धर्मों के लोग एक साथ रहते आए हैं, ठीक है। टॉलरेंस की परंपरा है, ठीक है ना। एक दूसरे के साथ सद्भाव के साथ जो वो बोल रहे थे, सर्वधर्म समभाव, ये हमारी परंपरा है, ठीक है ना। तो संविधान निर्माता भी इस परंपरा को अच्छे से समझ रहे थे और वो ये भी समझ रहे थे कि अगर हम किसी विशेष धर्म के पक्ष में गए तो जो दूसरे धर्म वाले हैं वो अपने आप को क्या महसूस करेंगे? असुरक्षित महसूस करेंगे। और हमारा मेन टारगेट क्या था? सभी व्यक्तियों को अधिकार देना, सभी व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान हो, ठीक है। इसलिए हमने थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट अपनाया। यहाँ राज्य धर्म से अलग नहीं है, मतलब उस सेंस में नहीं। राज्य मतलब ऐसा नहीं कि पूरी तरह से धर्म से अलग है। राज्य धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप करता है। अरे पता है, हिंदू विवाह अधिनियम बना दिया ना, तो हिंदू विवाह अधिनियम बना दिया तो भाई हिंदू धर्म में हस्तक्षेप तो हो गया ना। तो राज्य कर सकता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। पर यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि राज्य ऐसा नहीं कि धर्म से उसका लेना देना नहीं। यहाँ राज्य काम करेगा सभी धर्मों के बीच क्या हो? सद्भाव हो, समरसता बनी रहे। इस दृष्टि से राज्य धर्मों के साथ बिहेव, अपना व्यवहार करेगा। समझ में आ गया। तो भारत की पंथ निरपेक्षता किस तरह से अलग है वेस्टर्न से? सर, तो अभी आप पूछे कि मुस्लिम लोग के लिए क्यों नहीं बनाया, तो ऐसा आप बोले इसका आंसर क्या होगा? क्या नहीं, फिर से पूछिए। जैसे अभी आप बोले ना हिंदू विवाह अधिनियम एक पास किया गया, बनाया है, तो ऐसा फिर मुसलमानों के लिए क्यों नहीं किया गया? यही तो फिर है, ये हमारी ट्रेडिशनल परंपराएं हैं। तो ये संविधान निर्माता समझ रहे थे कि कहाँ कहाँ हस्तक्षेप कर सकते हैं और कहाँ कहाँ नहीं कर सकते हैं। इसको कहते हैं राइट टू डिस्टेंस, सॉरी थ्योरी ऑफ डिस्टेंस, ठीक है ना। दूरी का सिद्धांत है कि विभिन्न धर्मों के साथ, ऐसा नहीं कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा राज्य। भारत, ये सब भारत की विशेषताएं हैं। अगर हम भारत की पंथ निरपेक्षता पे क्वेश्चन बनाएं तो उसमें ये सारे पक्ष पे निकल के आएंगे, ठीक है ना। कि मैंने बताया ना, मल्टी लेयर्ड कॉन्सेप्ट है, यानी इसमें कई सारे पक्ष हैं, ठीक है। तो भारत में ऐसा नहीं कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार होगा, अलग अलग धर्मों के साथ अलग अलग व्यवहार हो सकता है। बट उसका उदाहरण है वो पर्सनल लॉ बोर्ड में वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। बाकी धर्मों के लिए वो बना सकता है पर उसके लिए नहीं कर सकता। तो अलग अलग व्यवहार हो गया ना। जिसकी जब जैसी आवश्यकता होती है अकॉर्डिंग टाइम अनुसार वो बनाता है। नहीं, उसमें वो नहीं कर सकता है, उसको पावर नहीं दिया गया है। तो ये अलग अलग धर्मों के साथ अलग अलग मानक अपनाया जा सकता है, पर फाइनली गोल क्या होगा? सभी धर्मों के बीच समरसता बनाए रखने के लिए। खत्म हुआ है, वो धर्म से जुड़ा हुआ है। ये बहुत डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इसमें जो शरीयत का बहुत जानकार, शरीयत का जो जानकार हो वो इस सब चीज़ को ठीक से समझा पाएगा, ठीक है ना। तो वो तो कहेंगे कि भाई पर्सनल लॉ में आता है, वो हमारे यहाँ व्यवस्था है कि नहीं। तो आप शरीयत पढ़िएगा तब ना आपको पता चलेगा। तो उस डिबेट में नहीं जाना है हमें, ठीक है ना। हम जो कह रहे हैं वो उतना समझना है, ठीक है। हमारे यहाँ पंथ निरपेक्षता एक मल्टी लेयर्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यानी इसमें कई सारे पक्ष समाहित हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा। पिछली बार मैंने इस पे शायद डिटेल क्वेश्चन ही लिखाया हुआ है,
पिछले बार की जो बैच चली थी, ठीक है ना, उसके नोट्स आप लोग अगर देख लीजिएगा तो उसमें इस पर मैंने डिटेल क्वेश्चन कराया हुआ है सेकुलरिज्म, तो उसमें सारी बातें मिल जाएंगी। फिर भी संक्षेप में थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए। बाद में कैसे मिलेगा? हम्म, बाद में नोट्स मिलेगा इसका ना? 5 मिनट में जो बोले कि डिटेल में लिखवा चुके हैं पिछले बैच में। वो हम कह रहे हैं कि अगर आपको वहाँ से वो क्वेश्चन लेना है तो वहाँ से कर लीजिए। अब वही क्वेश्चन हम फिर लिखाएं तो फायदा क्या है? नहीं, इसको डिफाइन अच्छा ठीक है अभी नहीं समझ में आ रहा है। जैसे कि अगर हम पिछले बैच का जो नोट्स है वही लेके यहाँ बैठा, वही क्वेश्चन आपको सही हुआ लिखाते जाएं तो फिर उसका कोई फ़ायदा है आपको? नहीं है ना। तो हम जो पहले है उस पर हम डिस्कस कर ले रहे हैं यहाँ पे, वो नोट्स आपको वहाँ से ले लेना है, ठीक है ना। ये आप लोग के लिए भी है कि पुराना नोट्स है उसको आप ज़रूर रखिए अपने साथ, क्योंकि उससे आपका एड ऑन होता जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ नई चीज़ों पे फिर इस बार नोट्स में लाएंगे, नहीं तो फिर फ़ायदा क्या है? फिर वही मूल अधिकारों की विशेषताएं बताइए, पता चला 1976 से वही नोट्स में चला आ रहा है, हर किताब में वही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को डिस्कस कर रखिए, ठीक है। चल लिखिए, अरुणा राय केस, सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है राज्य का धर्म से पूरी तरह अलगाव। अर्थात राज्य के नीति निर्माण में धर्म की कोई भूमिका नहीं होगी। राज्य के नीति निर्माण में धर्म की कोई भूमिका नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि भारत में स्वीकृत पंथ निरपेक्षता पाश्चात्य सिद्धांतों से थोड़ी अलग है। पाश्चात्य सिद्धांतों से थोड़ी अलग है। अरुणा राय केस, अरुणा रॉय वाद माने ये केस एक सुप्रीम कोर्ट में गया था, ठीक है ना। अरुणा राय वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय पंथ निरपेक्षता को अरुणा राय वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत में सकारात्मक पंथ निरपेक्षता है। इसका आशय यह है कि राज्य सभी धर्मों के बीच समरसता एवं सद्भाव बनाने के लिए कार्य करेगा। ठीक है। एक चीज और, एक लाइन और लिख लीजिए। S.R. बोम्मई केस 1994। S.R. बोम्मई अरुणा वाला के शायद 71 में आया था, कंफर्म याद नहीं आ रहा है मैं। 1994
बोम्मई, SR बोम्मई